चलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपको जरूर पता होगा, ट्रायंगल हैविंग वर्टेक्स एस ए, जो कि आपका x1 y1, बी जो कि आपका x2 y2, एंड सी जो कि आपका x3 y3 है। तो ये जो ट्रायंगल आपका बनता है, इसका एरिया, इसका फॉर्मूला पता है, पढ़ा है आपने? जो ट्रायंगल बनता है कोई भी, जैसे सपोज ये ट्रायंगल है आपका, इसके तीनों वर्टिसेस आपको पता है, जैसे जो मैंने बोला अभी वही है। ये आपका ए है, x1 y1, ये आपका बी है, x2 y2, और दूसरा आपका सी है, दैट इज x3 y3। तो इसका एरिया कितना होगा, उसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 1/2। और एरिया ऑफ ट्रायंगल इन डिटर्मिनेंट फॉर्म देखिए क्या होगा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। और यहाँ पर क्या है ना, सिर्फ ये मॉड और अप्लाई कर दिया जाता है। मॉड इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू नेगेटिव आ रही ना तो वो पॉजिटिव हो जाए, और कोई रीजन नहीं है इसको अप्लाई करने का। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रूफ इसका बेहद सिंपल सा प्रूफ है इसका। प्रूफ तो नहीं देख रहे पर ये देख लीजिए, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। अच्छा, यहाँ से कंडीशन निकल के आज, अच्छा आप मुझे बताइए कि अगर दो तीन पॉइंट से अगर एक ट्रायंगल बन रहा है तो ये कब तक पॉसिबल है? ये तभी तक पॉसिबल है जब तक के तीनों ट्रायंगल जो पॉइंट है वो एक सीध में ना आ जाए। इफ 3 पॉइंट्स से ए x1 y1, बी x2 y2, एंड सी x3 y3 आर कोलिनियर, तो कितने ट्रायंगल बनेंगे इससे? ट्रायंगल बनेगा भी क्या? कैन बी नहीं। कैन बी फॉर्म बाय दीज पॉइंट। और जब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? डेल जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी भी है। अगर x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, अगर ये आपका जीरो हो गया तो उसका मतलब वो तीनों पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये तीनों कोलिनियर हो जाएंगे पॉइंट। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें हमारे पास एक कंडीशन और होती है, वो भी चलिए देख ही लीजिए। क्योंकि है क्या ना, इसमें स्ट्रेट लाइन में ना थोड़ा सा पार्ट आपका मैट्रिक डिटर्मिनेंट का भी यूज होता है, तो एक्चुअली वो भी आना चाहिए, है ना। ऐसा होता है कि कुछ थोड़ा सा पार्ट इसका डिटर्मिनेंट जो होता है यूज होता है। तो आपने ये डिटर्मिनेंट पढ़ा हुआ है क्या? डिटर्मिनेंट हुआ है बोर्ड लेवल का केवल, हुआ है क्या डिटर्मिनेंट? हाँ सर। तो डिटर्मिनेंट अगर यस। बोर्ड लेवल का हुआ है तो आपको माइनर और कोफैक्टर के बारे में जरूर पता होगा। और अगर ये सब आपको पता ही है तो चलिए इसके आगे की कुछ चीजें हैं वो देख लेते हैं। जैसे आपको ये भी पता होगा, मैट्रिक्स में, सॉरी डिटर्मिनेंट में, अगर आपके पास कोई एक डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3, B1 B2 B3, डिटर्मिनेंट अगर हम बोलते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर होता है, वो मतलब डिटर्मिनेंट की कांस्टेंट वैल्यू निकाली जा सकती है। इसकी अगर रो को कॉलम और कॉलम में रोज, कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दें तो फर्क नहीं पड़ेगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम रहेगी। इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये सेम होते हैं दोनों, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, अच्छा कुछ एक ऐसी चीज है जिनकी वैल्यूज आपको जो है ना वो याद होनी चाहिए। अच्छा स्क्यू मैट्रिक्स और ये तो उस दिन मैंने भी बताया था आपको, शायद आप मेरी मैट्रिक्स की क्लास में होंगे। तो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट के ऊपर और नीचे के जो एलिमेंट होते हैं वो जो होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट एक दूसरे के जो होते हैं वो नेगेटिव साइन होते हैं। तो इसका मतलब डायगोनल के एलिमेंट जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो जीरो हो जाते हैं। डायगोनल के एलिमेंट को जीरो होना पड़ता है उसमें। A2, ये A3, अगर ये B3 है तो ये आपका माइनस A2, ये आपका माइनस A3,
और ये माइनस का B3 हो जाएगा। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे। ये है इसकी हमेशा डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगी। किसी भी डिटर्मिनेंट जिसका डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया ना, उसकी फिर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 ही होती है। ठीक है ना। अगला कुछ एक है जिसको जो आपको याद रखना होगा। अच्छा, किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर आपके पास कोई भी दो रो हैं, अगर वो सेम हो जाती है तो उनका भी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाती है। दो कॉलम सेम हो जाए तो भी डिटर्मिनेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड किया जाता है तो उस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में हो जाता है। ये सब वो चीजें हैं जो आपने शायद डिटर्मिनेंट में पढ़ी होंगी। ठीक है। इसके अलावा आपका सेपरेशन, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। कुछ एक मैट्रिक्स की वैल्यूज हैं इंपॉर्टेंट, सॉरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, बार बार मैट्रिक्स मुंह से निकल रहा है। जैसे 1x(x²), ये आपको पता होना चाहिए। y² 1z(z²), इसकी वैल्यू क्या होती है, x माइनस वाई, y माइनस z, और ये होता है z माइनस x। ये वैल्यू होती है इसकी। ठीक है। इसी का ही एक दूसरी मैट्रिक्स भी आ जाती है। एक अगर मैट्रिक्स की और मैट्रिक्स का सॉरी डिटर्मिनेंट, वो कुछ जैसे x1 x और x³ ले लो, इधर x³ 1y y³ ले लो, 1z z³ ले लो, है ना। ये वाली जो आपकी मैट्रिसेस है, इसकी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है, सेम ही होता है। एक टर्म और बढ़ जाती है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ये एक टर्म और बढ़ जाती है, वो होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये टर्म बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ बच्चे मीटिंग रूम में बैठे हुए हैं। इसके अलावा एक मैट्रिक्स, एक डिटर्मिनेंट आपका होता है आपका x² और x² yz, y² zx और z² xy। ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, मैं इस पूरी मैट्रिक्स को, देखो ध्यान से देखना, इस पूरी मैट्रिक्स को मैं x कॉमा x डॉट वाई डॉट जेड से मल्टीप्लाइड कर रहा हूं, तो मुझे इससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। अब कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये सोचने वाली बात है। देखिए, कॉलम 1 जो है ना, ये जो कॉलम 1 है, इसको x से मल्टीप्लाइड कर रहा हूं। तो जैसे ही x से मल्टीप्लाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x² x³ और ये xy z। अब कॉलम 2 है, इसको y से मल्टीप्लाइड कर रहा हूं, तो ये y² y² y³ और ये xyz, ये हो जाएगा। और z को कॉलम 3 से, तो z² z³ z² z³ z² z³ और ये भी आपका xyz हो जाएगा। ठीक है ना। मुझे मल्टीप्लाइड जब किया इसको, अच्छा पहले मैट्रिक्स को लिखना चाहिए था मुझे, पहले मुझे मैट्रिक्स लिखनी चाहिए, बाद में मल्टीप्लिकेशन होगा। x² yz y² zx z² xy। अब उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करो तो ये 1/xyz कॉमन, और ये हो जाएगा आपके पास में x² x³ xyz y² y³ xyz और ये z² z³ ये xyz। अब क्या कर रहा हूं ना मैं, जो R3 है वहां से xyz दोबारा से कॉमन निकाल रहा हूं। तो ये कॉमन निकाल करके ये जो बाहर xyz बैठा है इसको जो है वो कैंसिल कर देगा। तो बताने का मेरा रीजन क्या था, ये कि ये जो मैट्रिक्स आप दोनों मैट्रिक्स के जो डिटर्मिनेंट आप लोग देख रहे हैं ना, एक तो ये डिटर्मिनेंट और ये जो मैं अब लिखने वाला हूँ, ये डिटर्मिनेंट था और ये डिटर्मिनेंट, जैसे एक्स वाई कॉमन लिया, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, x² x³ 1 y² y³ 1 और ये z² z³ 1। ये दोनों आपके जो मैट्रिसेस हैं वो सेम है। अच्छा, एक और चीज हम क्या कर रहे हैं ना, देखिए किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को
जितने रो या जितने कॉलम ऊपर की तरफ शिफ्ट किया जाता है या आगे पीछे की तरफ शिफ्ट किया जाता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 की पावर उतने से ही जो है वो चेंज हो जाती है। तो मैं ये R1 है ना, सॉरी R3 है ना, इसको मैं 2 प्लेसेस ऊपर ले जा रहा हूँ, एक और इधर ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो इधर लेके आऊंगा तो माइनस से नेगेटिव हो जाएगी, इधर लेके आएंगे तो इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी, और फिर ऊपर लेकर के जाएंगे तो इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू वो फिर से पॉजिटिव हो जाएगी। तो दैट मींस -1 रेज टू द पावर 2, आई कैन राइट इट एज 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, 1 वाई स्क्वायर वाई क्यूब, और ये 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब। ये है भाई। तो ये दोनों आपके, और ये -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये जो दोनों आपके पास मैट्रिसेस हैं एक्स वाई, सॉरी वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई, ये आपका, और ये 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, 1 वाई स्क्वायर वाई क्यूब, और ये 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब। ये अच्छा, पिछली वाली मैट्रिसेस क्या थी ये भी देख लीजिए। पहले क्या था आपके पास में, 1 एक्स एक्स क्यूब, 1 वाई वाई क्यूब, 1 जेड जेड क्यूब। तो इसकी वैल्यू थी आपके पास में एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर R2 देख लीजिए, एक्स वाई जेड है, और ये जो R2 है आपका ये स्क्वायर है, इसकी वैल्यू और थोड़ी सी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसको क्या कैसे निकालेंगे वैल्यू, एक सिंपल सा वर्ड है, कॉलम 3 को कॉलम 1 और 2 दोनों से सेपरेट करके एक्सपेंशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और ये हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। देखिए तकरीबन तीनों मिलते जुलते ही हैं। सबसे पहला तो स्टैंडर्ड आता ही है, उसके बाद अगर आपके पास ये नीचे के सब क्यूब हो जाए तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बढ़ जाएगा, और अगर ये स्क्वायर भी हो जाए R2 तो फिर उसके बाद ये वाली टर्म जो है वो हो जाएगी, ये वाली टर्म आ जाएगी। तकरीबन दोनों सेम है, याद करना बहुत आसान है इनको। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, साइक्लोन। साइक्लोन, साइक्लोन आपकी मैट्रिक्स ही होती है ए बी सी, जिसमें आपका साइक्लिक ऑर्डर फॉलो होता है। एबीसी, एबीसी का साइक्लिक ऑर्डर क्या होगा, एबीसी बी सी ए सी ए बी, तो यही इसकी रोज हो जाती है, एबीसी बी सी ए सी ए बी। ये आपको इसकी वैल्यू याद रखनी है। इसकी वैल्यू क्या होती है, वही वैल्यू होती है जो आपके पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती थी। क्या होती थी, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ये वैल्यू होती है आपकी। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। है ना बेटा, ए बी, मतलब होती तो खैर यही है, नो डाउट, बट चलिए खैर, ये बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ABC। सर आपने पहले तो कुछ और लिखाई थी, वो अलग नहीं थी, वो यही थी। जब आएगा ना अभी, जब ये ऐसे याद रखो, वहां पे जो FGH है ना, उसको भी यहाँ पर BAC से रिप्लेस कर दिया जाता है, वो और ये वैल्यू सेम ही आती है, अलग नहीं है, ये दोनों वैल्यू सेम ही है। जब आएगा तब देखेंगे इसको। तो साइक्लोन है, इसको इस तरीके के जो मैट्रिसेस होती है, डिटर्मिनेंट होते हैं, उसको याद रखिएगा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ जिसका एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है। देखो भाई, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ABC अगर गिवन है, तो इसके आपके पास दो ही सॉल्यूशन होते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और या फिर दोनों भी हो सकते हैं, या फिर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ये दो सॉल्यूशन होते हैं इसके, या तो एक तो होगा या फिर दोनों भी हो सकते हैं, आप दोनों भी कंसीडर कर सकते हो। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं आपके सामने। फाइंड द एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल made by x cube plus y cube plus 3x इक्वल टू, नहीं प्लस, हाँ प्लस 3x इक्वल टू 1। ये
अब आप कहेंगे कि सर ये कैसा ट्राइंगल है। अब अगर आप ध्यान से देखें ना, ये आया हुआ क्वेश्चन है एक बार, 3xy था बेटा, 3xy इक्वल टू 1, ये आया हुआ क्वेश्चन है एक बार। क्या कोई ट्राइंगल दिख रहा है क्या आपको इसमें बनता हुआ? कोई ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है? अच्छा सर ये कैसे आता है जो ऊपर आपने लिखा है, ये कैसे आता है? ये एडवांस का क्वेश्चन है आपका, जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये आपका। पहले तो आप ये कहेंगे सर ये जो ऊपर आपने ये जो लिखा है ना, ये रिजल्ट ये कैसे आता है? तो इसका कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये जो अपना होता है ना, माइनस लिखा है ना मैंने, हाँ, माइनस 3abc जो है, हाँ, इसको अगर फैक्टराइज किया जाए ना तो ये कुछ ऐसा आ जाता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, माइनस साइन बाहर है, और ये a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। अब आप इसको जीरो कर देंगे, जो कि मैंने बताया ही है आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, मतलब ये माइनस 3abc इक्वल टू जीरो है। अगर आप इसको जीरो कर देंगे तो यहाँ से क्या होगा, या तो ये ब्रैकेट जीरो होगा या फिर ये ब्रैकेट जीरो होगा। अगर ये ब्रैकेट जीरो हुआ तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो आ जाता है, और अगर ये दूसरा ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट अगर जीरो हुआ तो आप सोचिए सम ऑफ 3 परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये तभी पॉसिबल है जब तीनों जीरो हो जाए, तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी यहाँ से आ जाता है। ऐसे आता है बस, और कुछ भी नहीं है, अगर कोई प्रूफ देखना चाहता है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए आप, ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ भाई शिंदे, कुछ हवा लगी इस क्वेश्चन में? ओ शिंदे, नहीं सर। देखो भाई, ये रिजल्ट देखो ऊपर वाला, ये रिजल्ट और ये जो रिजल्ट है ना वो सेम ही है। अच्छा शिंदे, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये गिवन है आपको, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बोलो शिंदे? ऐसे तो लिख ही सकते हैं भाई, इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई समस्या किसी को भी होगी। लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं किया, माइनस इधर ले गए, इसको इधर ले गए। चलिए, अच्छा तो बेटा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 3xy माइनस 1। ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस सर। यस। तो ये देखिए, अभी मैंने क्या बोला कि जब ये कंडीशन आ जाए तो इसके दो ही मतलब हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो इसके दो मतलब होंगे इस चीज के, क्या कि x प्लस वाई माइनस 1 ये इक्वल टू जीरो, और x इक्वल टू वाई इक्वल टू माइनस 1। आई बात समझ में? मतलब तुम्हारा एक तो तुम्हारे पास पॉइंट हो गया, एक तो तुम्हारे, अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया से पहले इक्विलेटरल भी था, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल मेड बाय दिस। तो एक तो तुम्हारे पास पॉइंट हो गया x इक्वल टू वाई इक्वल टू माइनस 1, जो कि क्या हो जाएगा, माइनस 1 कॉमा माइनस 1, और दूसरी तुम्हारे पास लाइन हो गई जो कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 है। अब इनसे आपका बनना है इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो मेरे भाई इनसे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना ये तो कोई बड़ी चीज है नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, हम बनाएंगे कार्टेशियंस, या आया हुआ क्वेश्चन है एडवांस का। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 का सबसे पहले ग्राफ बनेगा, तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, कोई भी बच्चा बना देगा। x प्लस वाई इक्वल टू 1 ये बनता है आपका, ये पॉइंट आपका क्या होगा, 0,1, और ये क्या पॉइंट होगा आपका 1,0, है ना। अब बात करें -1, -1 की, तो बेटा -1, -1 यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा -1, और ये भी इधर कहीं -1 नीचे, यहाँ -1। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, तो इससे इक्विलेटरल ट्रायंगल तुम ही बताओ ना भाई कैसे बनेगा? ऐसे ही तो बनेगा ना, ये कुछ ऐसे चला जाए और ये ऐसे चला जाए, ऐसे ही बनेगा कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मतलब कुछ इस तरीके से कि ये दोनों साइड, ये दोनों साइड और ये दोनों साइड बेटा बराबर हो जाए। बोलो हाँ, मतलब ये तीनों साइड जो है बराबर हो जाए। अरे बोलो। यस सर। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखो बेटा क्या होता है, अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना। अरे बोलो यस हाँ। सर। अब इधर देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक चीज देखिए, अगर ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो अगर ये आप परपेंडिकुलर डालोगे ये एंगल तो 60 होगा। तो मैं बाय इसको ट्रिग्नोमेट्री से ये बोल सकता हूँ ना, ए का फैक्टर है ये ऊपर वाला इसके अकॉर्डिंग, इसके अलोंग, तो ये मेरे पास ए साइन 60 हो जाएगा, ए साइन 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ए साइन 60 √3
a/2, मतलब आपका किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर डालते हो वो √3a/2 होती है। समझ में आया? √3a/2 होती है ना? अरे बोलो, अरे भाई। यस सर। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये पॉइंट है -1, अब मैं इससे परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर में डालूंगा, इससे इस पॉइंट से मैं इस पर परपेंडिकुलर डालूंगा, तो ये जो परपेंडिकुलर लेंथ का जो फॉर्मूला है ना, वो मैं लगा दूंगा। और जो मैंने शायद आपको कल भी बताया था, अगर आपके पास में, हालांकि इसमें भी आगे आएगा, अगर आपके पास में एक लाइन AX, अरे परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आता है क्या? अजीत, क्या नाम है, शिंदे, ओ शिंदे, ये यस सर। ये फॉर्मूला आता है तुमको, किसी पॉइंट से किसी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला? बताया नहीं बताया, रिप्लाई कीजिए। अरे यस रिप्लाई सर। कीजिए। पता है? तो अगर तुम्हें पता है तो फिर तो पता होगा कि जो डिस्टेंस होती है वो आपकी क्या होती है, AH+BK+C/√A² + B², ये होती है। तो यहाँ मेरे पास पॉइंट ये गिवन है। अगर इस पॉइंट को, जैसे अगर मैं A बोलूँ इसको और ये D हो जाए, तो AD मेरे पास कितना आ जाएगा, लाइन की इक्वेशन भी पता है मुझको, तो x+y = 1, तो कितना हो जाएगा, -1 +-1, और ये भी -1/√1² + 1² और इसका मॉड लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, -3/√2, बोले तो √3/√2 ही हो गया। तो 3/√2 जो है मेरे पास, ये मेरे पास पॉइंट, किसी पॉइंट से इक्विलेटरल ट्रायंगल की अपोजिट साइड पर डाला गया, परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास 3/√2 आ गई। और अगर ये साइड A है तो ये 3/√2, मैं बोल सकता हूँ ना कि 3/√2 ये मेरे पास √3/2a होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो A कितना आ जाएगा मेरे पास, A मेरे पास रूट अपॉन, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास A आ जाएगा मेरे पास √2/√3, मतलब यहाँ तो नहीं आ रहा है लिखने में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, A मेरे पास आ जाएगा √2/3, ये A आ गया मेरे पास। और मेरे पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, √3/4 साइड स्क्वायर, तो √3/4 एज इट इज, और साइड स्क्वायर जो है वो मैं लिख दूंगा, तो 2/3 इसके रूट का स्क्वायर कर देंगे, तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, √3/4 इंटू 2/3, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 1/2 √3, ये आंसर होगा तुम्हारा एरिया यूनिट स्क्वायर, ये आंसर है तुम्हारा। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है भाई, क्लियर है? यस सर। चलिए आगे देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल, अगला क्वेश्चन, ये सब वो क्वेश्चन है जो कभी ना कभी जो है किसी ना किसी स्टैंडर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। लाइंस, आपके पास लाइंस है 3x + 4y = 12, ये एक है। इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इंटरसेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस at A and B, at A and B, internet to coordinate axis at A and B. Find the in center, find the in center, find the in center find the in center, कहाँ गया? Find the in center inner radius of a circle, in center and inner radius of circle
of circle touching the line and coordinate axis. Touching the line and coordinate axis. हाँ तो भाई सीन ये है कुछ आपका, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सेस है और ये 3x प्लस 4y ये a और b पर काटता है। तो देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। अगर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y आपका जो है वो 3 आ जाएगा, तो 3 तो आपका ऊपर है। और अगर y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x आपका 4 आ जाएगा। मतलब ये लाइन होने कुछ यही वाली है, ऐसी कुछ x पर ज्यादा इंक्लाइंड होगी। तो ये सपोज आपका 0,3 है और ये सपोज आपका 4,0 है और ये लाइन है आपकी 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। ये पॉइंट आपका ए दिया है और ये पॉइंट आपका बी दिया है। तो इन तीनों लाइन को टच करने वाला जो इनर सर्कल बनेगा ना, उसकी रेडियस और उसका सेंटर पूछ रहा है ये। मतलब ये जो सर्कल बनेगा ना इसके अंदर, इन तीनों को टच करता हुआ भाई एक सर्कल तो बनेगा, पक्की बात है। तो ये जो सर्कल बनेगा इसका सेंटर और इसकी रेडियस के बारे में पूछा है। तो कैसे करें भाई, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, सेंटर कैसे निकालें इसका? क्योंकि सेंटर आ गया तो परपेंडिकुलर डाल देंगे, दोनों तीनों में से किसी भी साइड पर आपकी रेडियस आ जाएगी। मगर सेंटर कैसे निकलेगा? मेन तो सेंटर है। सर इन सेंटर का फॉर्मूला लगा दो ना। इन सेंटर का फॉर्मूला, इन सेंटर का फॉर्मूला बड़ा तगड़ा होता है, गंदा गंदा सा। उसके लिए एंगल भी निकालने पड़ेंगे। चलो एंगल भी निकाल दिया आपने तो लगा दो, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। कैसे निकाले इन सेंटर, बताइए, इन सेंटर कैसे निकालें? रिप्लाई कीजिए। इन सेंटर कैसे निकाले भाइयों, बताओ, इन सेंटर कैसे निकलेगा? अरे भाई बताओ तो सही कैसे निकलेगा, ऐसे तो क्या। चलो ठीक है, हाँ भाई कोई भी बच्चा आ जाए, लाइन पे आ जाए, लाइन पे आ जाए कोई बच्चा। हाँ भाई कोई भी बच्चा लाइन पे आ जाओ, बात करके मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा, मैं बताता हूँ। चलिए ला बच्चा हो, लाइन पे आओ कोई। क्योंकि जेई का क्वेश्चन जो होता है, या हमारे जो जिस तरीके हमारे जो पढ़ते हैं ना, उस वो एक स्टैंडर्ड तरीके के क्वेश्चन बनाते हैं और वो कभी भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं बनाते। आइए कोई भी बच्चा लाइन पर आ जाइए, मैं बात करता हूँ थोड़ा। अरे आओ भाई, कोई भी बच्चा लाइन पे आ जाओ, जल्दी आइए, टाइम कम है। क्या हो गया, कोई भी बच्चा लाइन पे आ जाओ प्लीज। अरे मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या, क्या तुम कर रहे हो? हाँ सर। चलिए आ गए बच्चे। बेटा इधर देखो, आपने सर्कल में अगर आपने बोर्ड का भी पढ़ा होगा तो आपने ये चीज जरूर पढ़ी होगी कि अगर आपका कोई सर्कल है वो दोनों एक्सेस को टच करता है तो उसके सेंटर के दोनों कोऑर्डिनेट सेम होंगे। मतलब उसके जो सेंटर होंगे वो y इक्वल टू एक्स लाइन पर होगा। ऐसा तो होना पड़ेगा क्योंकि बेटा अगर ये सेंटर है, इस सेंटर से एक्स एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर डालूंगा और वाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डालूंगा दोनों रेडियस के बराबर होंगे, तो इन दोनों को सेम होना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जिसके, ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट भी सेम हो जाए? मतलब ये तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा और ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। कौन सा कौन सा? अब अगर इधर देखो, यहां से अगर मैंने परपेंडिकुलर डाला है इस पॉइंट से, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है और ये वाला परपेंडिकुलर होगा ये एक्स कोऑर्डिनेट है और दोनों आ रहे हैं। तो ऐसा ऐसा पॉइंट जिसके दोनों कोऑर्डिनेट सेम हो जाए वो y इक्वल टू एक्स पे लाई करेगा। तो इसका मतलब इसके अगर कोई, वैसे मेन थ्योरम तो ये है, जब सर्कल आएगा तो हम लोग देखेंगे कि अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो y कोऑर्डिनेट सेंटर के बराबर हो जाता है, y कोऑर्डिनेट को टच करता है तो x कोऑर्डिनेट सेंटर के बराबर हो जाता है, दोनों को टच कर जाता है तो दोनों जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो सेंटर के ही बराबर होते हैं। बेटा बात समझ में आई, बात समझ में आई? यस सर। तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट को जो सी है मैं r आर ले सकता हूँ क्या? r आर ले सकता हूँ ना?
हाँ सर। ठीक है। दूसरा, अगर आर कोमा आर, अभी तुमने कहा सर आर कोमा आर ले सकते हो, तो इसका मतलब अब मैं सेंटर से ये जो तीसरी लाइन है इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो भी रेडियस के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये तो ये हो गया ना कि अगर इस पॉइंट को मैं डी नाम बोल दूं तो सी डी इक्वल टू आर है। और सी डी कैसे आएगा, वही पॉइंट से लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर की लाइन, तो ये कितनी हो जाएगी 3r प्लस 4r माइनस 12 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 इसका मॉड इक्वल टू आर। तो ये तो आपके पास में 7r माइनस 12 अपॉन 5 और ये प्लस माइनस आर हो गया। तो ये तो तुम्हारे पास 7r एक माइनस 12 इक्वल टू प्लस माइनस 5r हो गया। प्लस आर एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो जब तुम प्लस लोगे तो 2r इक्वल टू 12 और r इक्वल टू 3 हो जाएगा, और जैसे ही तुम माइनस लोगे तो 7 5 12r इक्वल टू 12, तो r इक्वल टू 1 हो जाएगा। मुझे बताइए r की दो वैल्यूज क्यों आ रही है, मुझे बताइए r की दो वैल्यूज क्यों आ रही है और कौन सी वैल्यू को सिलेक्ट करना है। सर आर इज इक्वल टू 6 एन आर। कौन सा? आर इज इक्वल टू 6। हाँ 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 बेटा, छः कर लो, चलो r इक्वल टू 6 कर दिया। चलो अब आप मुझे बताइए r की दो वैल्यूज क्यों आ रही है और इनमें से कौन सी वैल्यूज को सिलेक्ट करना है। नहीं पता। देखिए हमने कंडीशन ये लगाई है कि दोनों एक्सेस को टच करने वाला और इसको भी टच करने वाला, एक्चुअली ऐसे दो सर्कल पॉसिबल है। कौन कौन से दो सर्कल पॉसिबल है, ये कंडीशन है। तो एक सर्कल तो दोनों एक्सिस को लाइन को टच करने वाला, एक केस तो ये बन जाएगा और दूसरा केस ये बाहर बनेगा। दूसरा जो केस है ना वो ये बेटा ये वाला सर्कल बनेगा ऐसे कुछ बाहर सा। समझ में आई बात? अभी सर्कल तो लग नहीं रहा है, मतलब यार समझ जाओ यस सर। है ना। ये जैसे मैं मान के हो, ये जैसे ये हो गया एक, है ना। तो ये एक केस तो दोनों को टच करने वाला जो है वो एक तो ये बन रहा है, ये एक तो ये बन रहा है जो ये मान लो ये तीसरी लाइन है। तो एक तो ये ऊपर सर्कल बन गया और दूसरा जो सर्कल है ना वो ये अंदर बनेगा एक। अब वो अंदर कैसे बनाऊं, ये वाला, आय हाय बन गया बन गया। तो ये दो है, एक तो अंदर वाला एक बाहर वाला, तो ऑब्वियसली बात है बेटा बाहर की तरफ जो सर्कल बनेगा वो बड़ा बनेगा, तो r इक्वल टू 1 हम कंसीडर करेंगे, r इक्वल टू 6 कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारी जो रेडियस है वो कितनी होगी, r इक्वल टू 1। सो r इक्वल टू 1 इज आवर फाइनल आंसर। r कैन नॉट बी इक्वल टू 6, r इक्वल टू 1 को हम कंसीडर करेंगे क्योंकि उसने इनर सर्कल पूछा है, इनर सेंटर इनर रेडियस, और वो जो सर्कल ऊपर बन रहा है ना वो इनर नहीं है, वो आपका एक्स सेंट्रल सर्कल है तो वो भी, मगर वो एक्स इसके अपोजिट वाला, ओ के अपोजिट वाला एक्स सेंट्रल सर्कल है वो। ठीक है, चलो बाद में आएंगे उस पर, और वैसे वो भी मैंने बताया जा चुका, उसकी भी रेडियस निकाल लिया अपने। तो अब बात करते हैं सेंटर कैसे निकलेगा। अब रेडियस ही जब तुमने निकाल दी तो सेंटर भी तुमको पता है, तो आपके सेंटर कितने आ गए 1,1 और रेडियस कितनी आ गई 1। तो सेंटर है तुम्हारे 1,1 और रेडियस है तुम्हारी 1। ये आ गया तुम्हारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या नाम है बच्चों का, एक मिनट,